चलिए, जय हिंद साथियों। बीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज मैं करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाने जा रहा हूं 5 तारीख 5 जनवरी। तो पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग चलते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ। तो रैपिड फायर राउंड में हम सबसे पहले आज की बात करेंगे कि जो भी आपने प्रीवियस क्लास में आपने जो पढ़ा है उन सभी क्वेश्चन का हम रिवाइज करेंगे, और ये केवल टॉप 5 क्वेश्चन को हमने रैपिड फायर में रखा है। तो जिस तरह से आप कोई भी एपिसोड देखते हैं तो आपको एक रिकैप चलाता है कि अगर किसी का छूट गया हो तो वो रिकैप के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। तो उसी तरह करंट अफेयर्स में हमने एक रैपिड फायर राउंड लेके आया है, जो आपने कल पढ़ा है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। तो चलिए, रैपिड फायर राउंड में हम बात करते हैं कल जो हमने पढ़ा था उसको फटाफट एक लाइन में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने बोला था कि राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अपने पूर्ण रूप से गर्ल्स सैनिक स्कूल ओपन करने की घोषणा किया या उसका उद्घाटन कर दिया। तो गर्ल्स जो सैनिक स्कूल है वो कहां पर ओपन किया गया? तो वृंदावन। और ये आपको पता कि वृंदावन ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश के वृंदावन में फुल्ली यानी होल पूरी सभी जो छात्र होंगे वो लड़की ही छात्र होंगे। किसके? सैनिक स्कूल के। तो भारत में अभी टोटल सैनिक स्कूल हमारे यहाँ कितने? 13 सैनिक स्कूल अभी हमारे देश में हैं। और इन सैनिक स्कूलों को पहली बार जो रिकॉग्नाइज किया गया था तो 1962 में। तो हमारे यहाँ सैनिक स्कूल का जो सबसे बड़ा एक मूवमेंट चला था 1962 में। उसके बाद चिदम्बरम जी के द्वारा 2008 में बजट में दिया गया था और 25 सैनिक स्कूल को ओपन किया गया था। तो इसलिए जो ये न्यूज है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और आने वाले समय में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लागू किया गया है, उस एजुकेशन पॉलिसी के तहत टोटल और कितने सैनिक स्कूल ओपन किए जाएंगे? तो 100 सैनिक स्कूल आपको ओपन किया जाएगा। चलिए, रैपिड फायर का अगला क्वेश्चन जो हमने कल पढ़ा था कि बताइए हाल ही में किस शहर में भारत संकल्प यात्रा में 100% संतृप्ति हासिल किया गया? तो कौन से शहर में हासिल किया गया? तो यह उधमपुर। तो उधमपुर में आपने एक्चुअल में ये होता क्या? विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का लक्ष्य है कि किसानों को जोड़ना, चाहे वो शहर या गांव किसी भी जगह हो, उन सभी को क्या करना? कनेक्ट करना। और इसीलिए उधमपुर को पूरी तरह से कंप्लीट इसके अंदर में रखा गया है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो किसान को, मतलब किसान, आपने देखा होगा सम्मान निधि योजना 2018 में एक योजना चला था और उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और ये योजना इतना ज्यादा चर्चे में रही थी कि इसमें लगभग 10 करोड़ किसान जुड़ गए थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि कुछ दिन से इसमें 20% गिरावट देखा गया, और उसी को देखते हुए सरकार ने एक कैंपेन शुरू किया है और उस कैंपेन का नाम है, जिसको हम बोलते हैं विकसित भारत संकल्प, यानी विकसित भारत संकल्प यात्रा। और उसमें शामिल अभी कौन हो गया 100% से? यह है आपका उधमपुर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला हमसे पूछा गया कि बताइए कौन सा केंद्र शासित प्रदेश देश में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश हो गया? और ये केंद्र शासित प्रदेश इतना चर्चे में इसलिए है क्योंकि यहां पर धारा 370, जो धारा 370 था उसको रिमूव कर दिया गया था 2019 में। और 2019 में रिमूव करने के बाद जो केंद्र शासित प्रदेश बना वो कौन सा है? वो एक ही है, वो है आपका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में इसको पूरी तरह से क्या किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। तो याद करिएगा, ये जम्मू कश्मीर जहां पर पीएम विश्वकर्मा योजना, और आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर पीएम विश्वकर्मा योजना है क्या। तो 15 अगस्त के दिन भारत सरकार ने इसकी घोषणा की थी और इसके तहत लगभग 17 अलग अलग जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो होते हैं, जो मतलब बोला जाता है जैसे कुम्हार हो गए, उसके बाद जो हथकरघा वगैरह हो गया, उन सभी लोगों को इसके तहत क्या करना? जोड़ना और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जिसे दर्जी हो गए। तो इसमें जम्मू कश्मीर जो है इसमें शामिल हो गया और ये पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला ये भारत का पहला यूनियन टेरिटरी राज्य हो गया। तो अब आपसे पूछा जाता है कि भारत में टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में टोटल जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कितने हैं? तो ये याद रखिएगा। तो भारत में टोटल जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो है भाई साहब 8।
उसमें से लद्दाख भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश में ही आता है, जम्मू कश्मीर भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश में भी आता है, चंडीगढ़ भी हमारा रहता है, और ये हमारी दिल्ली भी है। तो ये आपको केंद्र शासित प्रदेशों में से एक जाना जाता है। चलिए अगला बोला गया कि बताइए अभी हाल ही में यूपीआई का लेन देन, ये मैं आपको रैपिड फायर पढ़ा रहा हूं जो हमने कल कर चुके, तो 5 मिनट हमको बस केवल डिस्कस करना, फिर आज के न्यूज पर आएंगे। तो बोला गया वर्ष 2023 में के माध्यम में बताइए यूपीआई के जरिए कुल लेन देन कितना हुआ था। तो कुल लेन देन हमारा जो हुआ था 18 लाख करोड़, 18 लाख करोड़ हमारा कुल लेन देन हुआ था। और किसके माध्यम से? तो यूपीआई के माध्यम से। तो यूपीआई पहली बार कब लागू किया गया था? 2016 में। और इसको निगरानी किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसकी निगरानी होती है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है? तो 2008 में इसकी स्थापना होता है। और इसका मुख्यालय कहां पर है भाई साहब? तो इसका मुख्यालय है मुंबई। और इसके जो हेड हैं वो कौन है? दिलीप आसवे। तो दिलीप आसवे जी जो हैं ये इसके कौन है? हेड हैं। तो दिलीप आसवे जो हैं ये कौन है? इसके हेड हैं। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूपीआई, और इसको पूरी तरह से निगरानी कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रुपे कार्ड भारत में लॉन्च करने वाली, तो आपसे पूछा जाता है रुपे कार्ड लॉन्च करने वाली भारत की पहली जो एजेंसी थी किसके द्वारा दिया गया था? तो एनपीसीआई के द्वारा ही दिया गया था। और ये हमारे देश का एक पेमेंट सेटलमेंट है, इसीलिए आपने देखा होगा हर जगह आजकल यूपीआई मतलब क्यूआर कोड लगा रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्विक रिस्पांस कोड बोलते हैं, और उसी क्यूआर कोड के माध्यम से हम पेमेंट करते हैं। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक बिन्नी बंसल, एक संदीप संजय बंसल और एक बिन्नी बंसल। तो ये दोनों उभरते कॉमर्स ब्रांडों को वैश्विक स्तर पर यानी विस्तार करने के मदद से इन्होंने एक ई कॉमर्स स्टार्टअप लॉन्च किया। और ई कॉमर्स स्टार्टअप जो लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? इनडोर, आउटडोर, ऑफडोर। तो ये ऑफडोर के नाम से इन्होंने लॉन्च किया गया एपडोर। तो ऑफडोर जो लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो ये बिन्नी बंसल के द्वारा लॉन्च किया गया। अब ये जो लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो ये फ्लिपकार्ट, आपने फ्लिपकार्ट का नाम सुना ही है। और ये फ्लिपकार्ट भारत में पहली बार इसकी स्थापना कब होती है? 2008 में। 2008 में इसकी स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय कहां पर होता है? तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय, और इसी पर फ्लिपकार्ट को लॉन्च किया जाता है। ऑफडोर के नाम से इन्होंने लॉन्च किया गया ऑफडोर। तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। और ये स्टार्टअप है किसका? तो ये है फ्लिपकार्ट का। तो सचिन बंसल और ये जो बिन्नी बंसल है, तो मैं आपको बता दूं इसमें जो अभी शेयर सबसे ज्यादा वो किसका है? वॉलमार्ट का शेयर है। तो वॉलमार्ट का शेयर अभी सबसे ज्यादा इसी में। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ये हमारा स्टार्ट होगा 5 तारीख का करंट अफेयर्स, मतलब आज के करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे और क्या क्या घटनाएं हम उसको लेके चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 तारीख में सबसे पहला न्यूज है कि बताइए अभी हाल ही में आपको बोला गया कि वन्य जीव अभ्यारण्य को स्वदेश यानी स्वदेश दर्शन 2.0। तो मैं आपको बता दूं स्वदेश दर्शन 2.0 जो अभी दिया गया योजना, तो ये अभी योजना जो चलाया जा रहा है, तो आप इसको समझिएगा स्वदेश दर्शन। और स्वदेश दर्शन 2.0 योजना है जो हमारे देश में जितने भी धरोहर है उसके लिए भी है, और खास करके जो लोग यहां पर हैं वो भारत में ही इतने सारे चीज है कि जिसको आप देख नहीं सकते। हाल ही में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी का एक आया था स्टेटमेंट, जिसमें बोला गया था कि लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, मतलब जो शादियां होती है वो बाहर जाके करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी जो डेस्टिनेशन वेडिंग है वो भारत में ही करिए। भारत में आप करेंगे तो जो रेवेन्यू जो हमारा खर्च होता है लगभग 500 करोड़, जो इतने आप लोग बाहर जाके खर्च करते हैं वो आप कहां कर सकते हैं? भारत में। तो भारत भी एक तरह से डेस्टिनेशन को सबसे बेस्ट माना जाता है, वेडिंग डेस्टिनेशन। तो इसीलिए एक तरह से देखा जाए तो स्वदेश दर्शन का मतलब होता है वे लोग जो किसी भी काम के लिए बाहर चले जाते हैं,
तो उनको रोकने के लिए इन्होंने स्वदेश दर्शन के अंतर्गत हमारे यहाँ चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो यानी कि वन्य जीव अभयारण्य हो या हमारे यहाँ चाहिए राष्ट्रीय उद्यान हो या देखा होगा आपने वेटलैंड हमारे यहाँ होता जो आर्द्र भूमि हो, इन सारे जगहों को एक तरह से एक हेरिटेज में उसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो उसको दर्शन करने के लिए इन्होंने इसके अंतर्गत रखा है। तो अभी किस वन्य जीव अभयारण्य को इसके अंतर्गत रखा गया तो मैं आपको बता दूं, ये कहां की वन्य जीव अभयारण्य है, तो ये वन्य जीव अभयारण्य है उड़ीसा का। और उड़ीसा का आपने नाम सुना ही है, उड़ीसा, जहां के सीएम कौन है, नवीन पटनायक। और ये नवीन पटनायक जी जो हैं ये कौन है, ये यहाँ के सीएम है। ये कहां के सीएम हैं, तो उड़ीसा के, जिसकी राजधानी कहां पर है, भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर इसकी क्या है भाई साहब, राजधानी है। और लाख गणेश, अभी आपने देखा होगा कि रघुवर दास जी का नाम सुना होगा। तो रघुवर दास जी अभी यहाँ के कौन बने, गवर्नर भी बने हैं। कहाँ के, गणेशी लाल के जगह रघुवर दास को उड़ीसा का भी गवर्नर बनाया गया। तो उड़ीसा जो होता है ये अपने आप में नेचुरल के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। तो वहां की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है देवीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और देवीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में है, और जहां पर इसको पहली बार वन्य जीव अभयारण्य को घोषित किया गया स्वदेश दर्शन 2.0 के लिए। अब मैं बात अगर करूं उड़ीसा का, तो आपको पता होगा कि उड़ीसा सबसे ज्यादा फेमस है अपने चीजों के लिए। जैसे आपने देखा होगा सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, जो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो बनाया गया, तो स्टेडियम हॉकी स्टेडियम अभी सबसे बड़ा कहां बनाया गया, तो राउरकेला। तो राउरकेला का आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस है राउरकेला। और ये कहां पर है, उड़ीसा में, जहां पर अभी मैच भी खेला गया था। उसके बाद आपने सन टेम्पल का नाम सुना होगा, सन टेम्पल, यानी कि इसी को सूर्य मंदिर भी बोलते हैं। और ये सूर्य मंदिर कहां पर है भाई साहब, तो ये भी उड़ीसा में, जिसको हम लोग कोणार्क बोलते हैं, कोणार्क मंदिर बोला था, कोणार्क सूर्य टेम्पल बोलते हैं हम लोग। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोणार्क सूर्य टेम्पल भी बोलते हैं, कोणार्क सूर्य टेम्पल। और ये कहां पर है, तो ये भी आपका उड़ीसा में। उसके बाद आपने चिल्का लेक का नाम सुना होगा, चिल्का। और चिल्का लेक कहां पर है, ये भी उड़ीसा में है। और चिल्का झील हमारे देश का पहला रामसर साइट माना जाता है। तो रामसर साइट भारत का पहला जो है ये चिल्का लेक को ही बनाया गया, आर्द्र भूमि। और चिल्का लेक आर्द्र भूमि जो है ये कहां पर है, उड़ीसा में। और वहीं पर हमारे यहाँ प्रक्षेपण, यानी अब मिसाइल जो प्रक्षेपण किया जाता है चांदीपुर, तो चांदीपुर का भी आपने नाम सुना होगा। तो ये चांदीपुर भी कहां पर है भाई साहब, तो ये चांदीपुर उड़ीसा में ही है। तो ये कुछ फेमस प्लेस है जहां पर सबसे ज्यादा जाना जाता है। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये भी उड़ीसा में, सिमलीपाल नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर है भाई साहब, तो ये भी उड़ीसा में। उसके बाद अगर मैं बात करूं हीराकुड डैम, यानी हीराकुड डैम जो है ये कहां पर है, हीराकुड डैम, हीराकुड डैम बांध जो है ये भी कहां पर है, उड़ीसा में। और किस नदी पर है, तो ये महानदी पर है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ये जो मैंने स्वदेश दर्शन बोला था ये सारी चीजें किससे जुड़ा हुआ है, उड़ीसा से जुड़ा हुआ है। तो करेंट अफेयर्स का मतलब ये होता है कि जो भी चीज पढ़िए उस पर आप चमत्कार कर दीजिए, मतलब रिसर्च होना चाहिए। और अगर आपने एक बार रिसर्च कर दिया तो कितने भी खतरनाक क्वेश्चन होंगे हम न्यूज को अपडेट कर ही लेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये सारी चीजें हमारे लिए रिसर्च में आ जाती है, तो इसको एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इतनी सारी डेटा जब मैं बताता हूं तो इसको आप नोट जरूर किया करिए, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको फंसी जाएंगे। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला बोला गया कि बताइए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानून सेवा, ध्यान से सुनिएगा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी किनको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है जस्टिस, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, जस्टिस बी आर गावी।
गवई, बी आर गवई को अभी बनाया गया किसके, तो ये बनाए गए भाई साहब सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष बनाए गए। अब मैं आपको बता दूं कि जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है, डी वाई चंद्रचूड़। और डी वाई चंद्रचूड़ जो है ये अभी चीफ जस्टिस है किसके, तो हमारे यहाँ के अभी चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं डी वाई चंद्रचूड़। तो अभी जस्टिस बी आर गवई को बनाया गया है नालसा का। नालसा मतलब ये होता है भाई साहब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जिसकी स्थापना 1995 में होती है और सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ही ये काम करती है। तो बी आर गवई को अभी क्या बनाया गया है भाई साहब, तो ये बनाए गए इस कमिटी के हेड बनाए गए बी आर गवई। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये जस्टिस बी आर गवई है जिनको नालसा यानी कि जो लीगल जो कानून होता है उसके लिए इनको हेड बनाया गया। जैसे आपने देखा होगा आजकल लीगल एक तरह से नोटिस जारी होता है, तो उन सभी चीजों पर पूरी तरह से निगरानी कौन रखता है, तो वो इन्हीं के द्वारा रखा जाता है। तो बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो रिसेंट में अभी बहुत सारी नियुक्तियां हुई है, तो सारे नियुक्ति को नहीं जो अपॉइंटमेंट हुआ उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला हम बात करें कि एमडी और सीईओ, किया का एमडी और सीईओ अभी कौन बने हैं, तो ये साउथ कोरिया की कंपनी है किया जिनका नाम है ग्वांगू ली। ग्वांगू ली को किया इंडिया का बनाया गया। अभी डिफेंस मिनिस्टर चाइना का भी कौन बने, डोंग जून। डोंग जून अभी बने हैं कौन, डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री चाइना के बने। और उसके बाद डीजी कौन बने हैं भाई साहब फायर के, तो है विवेक श्रीवास्तव। उसके बाद बोला गया पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के कौन बने हैं, रविंद्र कुमार त्यागी, याद रखिएगा। उसी तरह हमें बोला गया डिप्टी एग्जीक्यूटिव किसका है, यूएनएफपीए का एंड्रयू पॉल, इनको बनाया गया। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको डिटेल में बताया उसको जरूर एक बार नोट करिएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला जो हमारा सबसे बेहतरीन न्यूज है और वो न्यूज किसके बारे में, आपदा यानी डिजास्टर जिसको हम बोलते हैं। और ये देखिएगा कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन करता है, डिजास्टर। जैसे अभी जापान का नाम सुना होगा, तो जापान को दुनिया का ऐसा देश बोला जाता है जहां पर सबसे ज्यादा प्रकृति आपदा आती है, यानी नेचुरल डिजास्टर सबसे ज्यादा कहां आता है, जापान में। और जापान को दुनिया का सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी का देश भी बोला जाता है। जैसे बुलेट ट्रेन की बात करें तो उसमें जापान नंबर 1 है। और अभी हाल ही में अभी देखा होगा 1 जनवरी जब पूरा दुनिया अपने यहां जश्न मना रही थी तो जापान में भूकंप आ चुका था। और वो भी नॉर्मल भूकंप नहीं आते, 7.6 रिएक्टर जो सबसे टॉप लेवल का होता, और वहां पर पूरा धराशायी जापान हो गया। और जापान क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो पूरा समुद्र एरिया बोला जाता है, चारों तरफ समुद्र है और बीच में जापान है। तो कहीं ना कहीं बोला जाता है कि सुनामी आने का खतरा सबसे ज्यादा जो कोस्टल एरिया होता है वहां पर सबसे ज्यादा होता। इसीलिए अभी क्या हुआ, एक जापान मतलब कि आपदा पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी, तो राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन बताइए कहां पर किया गया, तो ये आपसे पूछा गया। तो राहत वाणी केंद्र का जो उद्घाटन किया गया ये किया गया भाई साहब उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश इतना फेमस क्यों है, तो भाई साहब आपको पता ही यहाँ के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ जो है ये यहाँ के कौन है, सीएम है। और यहाँ की गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो है ये कौन है, यहाँ की गवर्नर है। पटेल यहाँ की कौन है, गवर्नर है। ठीक है, याद रखिएगा बहुत फेमस है और ये इतना ज्यादा चर्चे में रहता है। और आपको पता कि लोकसभा की जब हम बात करते हैं तो भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटों की संख्या कहां पर है भाई साहब, तो ये उत्तर प्रदेश में ही है। और उसके बाद जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहीं पर डिजास्टर को लेके आया, तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तर प्रदेश में ही एक दुधवा, तो आपसे पूछा जाता कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि सीधी सी बात है दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है, तो दुधवा नेशनल पार्क जो है ये कहां पर है भाई साहब, तो उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा की सीटें यहां पर कितनी हैं, तो लोकसभा की सीटें यहां पर 80 है, 80 लोकसभा की सीटें हैं।
उसके बाद अगर आपसे यहां पर सबसे फेमस इसकी राजधानी कहां पर है भाई साहब, तो लखनऊ। लखनऊ जो है ये इसकी राजधानी है। लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है। नवाबों का शहर किसको बोलते हैं, लखनऊ को। और यहीं पर एक फेमस जगह है अयोध्या। और अयोध्या जो फेमस यहां पर है राम जन्मभूमि, तो राम जन्मभूमि के लिए कौन फेमस है, अयोध्या। और अभी वृंदावन, और अभी आपने देखा होगा वृंदावन, और वृंदावन फेमस है किसके लिए, तो गर्ल्स सैनिक स्कूल के लिए। अभी गर्ल्स सैनिक स्कूल कहां पर ओपन किया गया, गर्ल्स सैनिक स्कूल जो ओपन किया गया वो कहां किया गया, भारत का पहला, वो वृंदावन में किया गया। और अयोध्या जन्मभूमि का जो अभी उद्घाटन होगा मंदिर का, वो कब होगा, 22 जनवरी 2024 को होगा। उसके बाद वाराणसी, आपने नाम सुना होगा वाराणसी, और वाराणसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे मंदिरों का शहर बोला जाता है। और मंदिरों का शहर किसको बोलते हैं, तो हम बोलते हैं भाई साहब वाराणसी को। उसके बाद नदियों का संगम, जो 3 नदियों का जो संगम होता है और जहां पर कुंभ मेला लगता है, वो कहां पर है, प्रयागराज। तो प्रयागराज का आपने नाम सुना ही है, जहां पर 3 नदियों का संगम होता है, गंगा यमुना सरस्वती। तो गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम होता है भाई साहब, ये कहां होता है, तो प्रयागराज में होता है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगला जो हमसे बोला गया है कि बताइए अभी हाल ही में, और ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत फेमस है, क्वेश्चन जो पूछा गया इसको भी आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया गया। भाई साहब बहुत शानदार है, या इसी को बोलते हैं ईयर ऑफ 2024 को, ईयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ईयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ईयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन, डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। और ये जो घोषित किया गया किसके द्वारा, IREDA, IRE, तो जिसको हम बोलते हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये सबसे ज्यादा फेमस है, तो ये याद रखिएगा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो IRDEA, इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसे भारत का कैटेगरी 1 इसे मिनी रत्न बोला जाता है। भारत का इसे मिनी रत्न कंपनियों की सूची में रखा जाता है। तो भारत का मिनी रत्न कैटेगरी की सूची में किसको रखा जाता है, तो IRDEA को रखा जाता है, मिनी रत्न। और इसी पर ये सबसे ज्यादा फोकस्ड है, मिनी रत्न बोला जाता है, ठीक है। तो ये मैं अगर बात करूं तो सबसे पहली चीजें हैं, तो याद रखिएगा अभी कौन है, प्रदीप कुमार दास इसके हेड है। तो प्रदीप कुमार दास जी का नाम सुना होगा। इसके जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है प्रदीप कुमार दास। प्रदीप कुमार दास जी जो हैं ये कौन है, ये इसके प्रेसिडेंट हैं। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सारी जो हमने न्यूज बताई है बिल्कुल फेमस है। अब इसी में अगर मैं बोलूं कि कोई हमसे बोल दे भाई साहब ये नाबार्ड क्या है, तो नाबार्ड की मैं बात करूं तो ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट, 1982 में इसकी स्थापना होती है। और मुख्यालय कहां पर है भाई साहब, मुंबई में। अब RBI हमारे यहाँ की सेंट्रल बैंक है, 1935 में इसकी स्थापना होती है और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। सेबी की हमारी स्थापना कब होती है, 1988 में, 1988 में आती है। लेकिन 1992 में इसमें 1988 में सेबी का कानून आता है, सेबी एक्ट आता है। ये एक्ट 1988 में आती है और 1992 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। और स्टैचुरी बॉडी के नाम से आती है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे शेयर मार्केट का क्या बोला जाता है,
जिसे शेयर बाजार का रेगुलेटर बोला जाता है। तो रेगुलेटर कहां का बोला जाता है? शेयर बाजार का बोला जाता है। तो सेबी का बिल्कुल आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखना है। चल, तो ईडीआई जो है नॉन बैंकिंग है, 1987 में इसकी स्थापना होती है। और अभी इसके प्रेसिडेंट मैंने बोला, ये प्रदीप कुमार दास जी इसके कौन है? एमडी और चेयरमैन है। एनर्जी फॉर एवर इसका स्लोगन है। ये 1987 में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, जिसको एनबीएफसी बोलते हैं, ठीक है। और मिनी रत्न का दर्जा इसको दिया गया, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बोला गया अभी हाल ही में बताइए कि कौन सी कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्थिरता और कार्बन प्रमाणन प्लस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी, यानी भारत की कंपनी बन चुकी है, पहली कंपनी। भाई साहब, ये चमत्कार करने वाली कौन सी कंपनी है? तो यह है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री हमेशा झंडे गाड़ देती है। तो रिलायंस इंडस्ट्री कहां पर है? तो ये मैं आपको बता दूं, ये रिलायंस इंडस्ट्री जो है ये जामनगर बोले तो गुजरात के जामनगर में रिलायंस रिफाइनरी है। रिलायंस रिफाइनरी है और उसी को अभी हेड लिस्ट में रखा गया है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो हमारे यहाँ की रिफाइनरी है और ये सबसे ज्यादा चर्चे में है, और ये भारतीय कंपनी बन गई है जो सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय लेवल पर स्थिरता और कार्बन प्रमाणन कंपनी बन चुकी है। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ऐसे भी आपने देखा होगा, हमारा टारगेट है जीरो कार्बन बेस, और भारत जीरो कार्बन कब हो जाएगा? तो 2050 तक इंडिया पूरी तरह से जीरो कार्बन बेस देश बन जाएगा। और इसीलिए जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य जो रखा गया है वो रखा गया 2050 तक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। चलिए इसी बात पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये रिलायंस इंडस्ट्री है, कहां? जामनगर की रिफाइनरी है, जो पूरी तरह से क्या हो गया? इसके बेस पर देखा गया, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगला जो हमारा न्यूज है वो है ब्रिक्स। और अभी 2 दिन पहले हमने ब्रिक्स के बारे में बोला था कि ब्रिक्स इतना ज्यादा चर्चे में आखिर क्यों है। तो मैं आपको बता दूं भाई साहब, ब्रिक्स हालांकि नाम इसका ब्रिक्स है, तो जिसमें 5 देशों का समूह है, जिसमें हमारा एक आता है ब्राजील, दूसरा हमारा आता है रसिया, एक आता है ब्राजील, दूसरा रसिया है, तीसरा हमारा इंडिया है, चौथा हमारा चाइना है, और पांचवा हमारा साउथ अफ्रीका है। यानी ये 5 देशों का समूह था कब? 2022 तक। लेकिन 23 में 1 जनवरी यानी 23 में 6 और देश इसमें शामिल हो गए। तो सबसे पहले 2024 का होस्ट इसे कौन करेगा, या चेयरमैनशिप किनके पास है? तो ये 2024 का चेयरमैनशिप है रसिया के पास। तो रसिया के पास 2024 का चेयरमैनशिप गया है व्लादिमीर पुतिन। हाँ जी, वही रूस और यूक्रेन का नाम सुना होगा, जो धुएं उड़ा दिए, पूरे देश लड़ गए। और उधर इजराइल और फिलिस्तीन का आपने नाम सुना होगा। तो जब हम रसिया की बात करते हैं तो रूस जो है, ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो इन देशों के साथ जो है ये अपना कॉम्बिनेशन में है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये चेयरमैनशिप करेंगे। तो अभी 2024 में 6 देश था, उनमें से एक देश अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना ने अभी क्या कर लिया? अपने को बाहर कर लिया ब्रिक्स से। अब इसमें टोटल जो नए 5 मेंबर बने हैं उसको आप I2E से याद करिएगा। I2E, ये मैंने आपको याद करने का तरीका भी बोला। I2E से UAE, I2E से UAE, यानी I का मतलब होता है ईरान, 5 देश का नाम। U का मतलब होता है इजिप्ट, और एक है इथोपिया। S का मतलब होता है सऊदी अरब, और UAE का यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये टोटल अभी कितने देश बचे हैं भाई साहब? 5 देश बचे हैं। तो ये पांचों देश मिलकर, और ये ऑलरेडी 5 देश थे, टोटल 10 जो है फुल मेंबर बन चुके हैं किसका? ब्रिक्स का। और ब्रिक्स का सम्मेलन कहां होगा? तो ये रसिया इसको होस्ट करेगी 2024 का। 23 का कहां होस्ट किया गया था?
तो ये साउथ अफ्रीका में किया गया था। साउथ अफ्रीका में इसका होस्ट किया गया 2023 का। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम बता दें कि भाई रसिया जो है ब्रिक्स की जब हम बात कर ही रहे हैं, तो ब्रिक्स की नींव जो डाली गई थी, तो ब्रिक्स का नींव डाला था वो 16 जून था 2009 में, ये इसकी नींव डाली थी। और उस समय 4 देशों का समूह हुआ करता था। फिर 2010 में हमारे बीच में कौन जुड़ गई, तो वो हो गई साउथ अफ्रीका, तो ब्रिक्स बन गई। फिर 2014 में हमारे यहाँ एक बैंक की स्थापना होती है जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है, और इसका कहां पर हेडक्वार्टर है, संघाई। और संघाई कहां पर है, तो चाइना के संघाई में इसका क्या है, मुख्यालय है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में इसकी स्थापना होती है। और अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो फर्स्ट चेयरमैन बनते हैं भाई साहब, तो फर्स्ट चेयरमैन कौन बने, तो हमारे यहाँ के थे केबी कामत। तो केबी कामत साहब जी को इनका पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया था। तो ये आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जो जो चीजें हमने बोला है उसको आप अच्छे से रिपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर है सबको? और इन्हीं के बेस पर हमने इसको यहां पर रख दिया। कोई दिक्कत? तो कोई भी चीज आपके सामने आए इसको बिल्कुल आप अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। चल आगे की ओर बढ़े। तो अगला हमसे बोला गया कि बताइए ब्लूमबर्ग, ये बहुत फेमस न्यूज है, इसको भी आप ध्यान में सुनिएगा। तो बोला गया कि बताइए ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार $100 बिलियन वित्तीय यानी संपत्ति रखने वाली पहली महिला कौन बन गई। भाई साहब ये फेमस महिला कौन है, तो इनका नाम आप जान जाइए, ये हैं फ्रैंकोइस बेटरनकोट मेयर, नामी फ्रैंकोइस है। तो ये बेसिकली कहां की है, फ्रांस की है। फ्रैंकोइस ये फ्रांस की ही है, और ये जो अभी बनी है मतलब पहली महिला बिलियनियर बन चुकी है जिन्होंने $100 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। और एक कंपनी ऑस्ट्रेलिया की थी, ये किसके लिए फेमस है तो मैं आपको बता दूं, आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा लॉरियल। और ये लॉरियल कंपनी जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा फेमस कंपनी मानी जाती है। लोग बोलते हैं कि लॉरियल कंपनी है तो अंध मतलब बोलते हैं एक नंबर प्रोडक्ट होगा। जिस तरह से आपने लैक्मी का नाम सुना होगा, नायका का नाम सुना होगा, उसी तरह ये जो फेमस कंपनी है लॉरियल, और लॉरियल की ही ये हेड हैं। और इनका जो नेटवर्थ की बात करें तो $100 बिलियन ये क्रॉस कर चुकी है। $100 बिलियन से ये क्रॉस कर चुकी है। तो बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। चलिए तो यही वो पर्सन है जिनको अभी पहली महिला बनी है जो $100 बिलियन की सूची में इनको शामिल किया गया। तो देखो क्या होता है कि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसका एक इमेज बनना चाहिए, और आपके दिमाग में जब इमेज बनना शुरू हो जाता है तो आधे काम आपका ऐसे ही आसान हो जाता है। अगला बोला गया EIB। अभी हाल ही में बोला गया नादिया, यानी कि ये पर्सन है जिनका नाम है नादिया कैलिल्बो यूरोपियन, जो अभी हाल ही में इनको EIB का अध्यक्ष चुना गया। तो ये बोला गया किस देश की है नादिया, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो नादिया जो इतना फेमस है ये कहां की है भाई साहब, ये फ्रांस की है नादिया। और ये अभी कौन बनी है, इसकी हेड बनी है EIB की, ये हेड बनी है नादिया। और ये है नादिया, ये नहीं है, ये है, नियुक्त किया गया। और ये किस देश के, फ्रांस के। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि नादिया इतना ज्यादा चर्चे में क्यों है। तो सबसे पहले यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक EIB की बात करते। तो EIB 1958 में ही इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। हालांकि बोला जाता है कि एक तरह से ये यूरोपियन जो यूनियन बैंक है EUB उसी का एक मिलता जुलता है, जिसका मुख्यालय कहां पर है, फ्रैंकफर्ट। यानी फ्रैंकफर्ट कहां है, जर्मनी। तो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में है। तो इसकी स्थापना 1958 में होती है, EIB की होती है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जो सबसे ज्यादा फेमस है और ये चर्चे में भी रहे। ठीक, तो अभी हाल ही में देखा जाए तो अभी किनको बनाया गया, 16th फाइनेंस कमीशन के अभी चेयरमैन किनको बनाया गया है, तो अरविंद पनगड़िया। ये आप याद रखें, अरविंद पनगड़िया कौन है, तो ये हमारे यहाँ नीति आयोग के, ध्यान से सुनिएगा,
नीति आयोग के ये पहले चेयरमैन थे जिनका नाम था अरविंद पनगड़िया। और ये पहले चेयरमैन थे अरविंद पनगड़िया जो सबसे ज्यादा चर्चे में थे। तो अरविंद पनगड़िया 16th फाइनेंस कमीशन के ये कौन थे, हेड थे, अरविंद पनगड़िया। उसके बाद 16th फाइनेंस कमीशन के जो इनको सेक्रेटरी बनाया गया वो ऋत्विक राजम पांडे ये बनाए गए। तो अभी कौन है 15th फाइनेंस कमीशन के हेड, तो आपसे पूछा जाएगा 15वीं वित्तीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है भाई साहब, एनके सिंह। एनके सिंह जो है ये 15वें वित्तीय आयोग के कौन है, अध्यक्ष हैं। तो सीएमडी महान कोलफील्ड के अभी कौन बने हैं, उदय ए कोले। और उसके बाद नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन एनएचएसआरसीएल के कौन बने, प्रमोद शर्मा। और अभी किनको बनाया गया, महेश्वर दयाल को बनाया गया है कोऑर्डिनेटर सर्विस के बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो जो चीजें हमने इन सारी चीजों को बताया है एक एक करके आप नोट जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे न्यूज हमारे पेपर में सबसे ज्यादा फेमस होते थे। जो हमने ये सारी डेटा हमने बोला है इसको अच्छे से आप एक बार रिपोर्ट तैयार कर लीजिए। और करंट अफेयर्स जो होता है भाई साहब ये सबसे बेस्ट माना जाता है। इसको हम लोग एक टॉनिक बोलते हैं, और ये टॉनिक अगर आपने अच्छे से याद कर लिया तो खुद ब खुद आपको आ जाएंगे। तो रैपिड फायर भी हमने लिया, नॉर्मल करंट अफेयर्स भी पढ़े। तो 5 तारीख में जो टॉप घटनाएं हुई है उन सारी चीजों के बारे में हमने बात कही है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और एक एक डेटा को आप लिखते जाना, क्योंकि ये डेटा सबसे ज्यादा चर्चे में रहता है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ये ए विकी